नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के और भी कई प्रश्नों के वीडियो हैं उन्हें भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का प्रश्न है, कैपिटल जी की इकाई है। कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? कैपिटल जी का मात्रक ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों? तो कैपिटल जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी की व्याख्या अगर हम देखें तो यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। एफ जहाँ पर बल है, दो पिंडों के आकर्षण बल को कहते हैं। आर है जो दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। m1 और m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान होते हैं। यह नियम न्यूटन साहब ने दिया था। कैपिटल जी का मान अगर हम लोग कहें तो कैपिटल जी का मान भी कई बार पूछा जाता है। 6.67384। इसमें हम लोग 6.67 तक याद रखना है, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो जी का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी से संबंधित दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। कैपिटल जी का मान पूछा जाता है और कैपिटल जी का मात्रक पूछा जाता है। अतः कैपिटल जी के बारे में ये दो चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिए। आवेग माप है, अर्थात आवेग किसका माप है? द्रव्यमान का, गति के प्रमात्रा का, वेग का, भार का। तो आवेग माप होता है दोस्तों भार का। सही ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें, आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होती है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। अर्थात आवेग इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बल गुने समय अंतराल। जैसे कोई 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 10 सेकंड के लिए अगर लगाया जाए तो आवेग हो जाएगा 10 न्यूटन गुने 10 सेकंड यानी 100। इस तरह से आवेग का कैलकुलेशन किया जाता है। बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन तो न्यूटन साहब के नाम के रूप पर रखा गया है। वास्तव में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे? तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः ऑप्शन बी सही। व्याख्या भी देख लिया जाए। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण यानी एफ बराबर एम ए। 1 माइक्रोन बराबर होता है डी 0.001 मिलीमीटर। डी नंबर ऑप्शन सही है। तापमान का एसआई मात्रक है तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है दोस्तों। वैसे तापमान को मापने के लिए हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन होता है। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। इस प्रश्न को ध्यान से देखा जाए। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं, यहाँ होना क्या चाहिए था? कागज को एकाएक खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण होता है जड़त्व का कारण। सही ऑप्शन बी। यहाँ लिखना चाहिए था कागज को एकाएक खींचने पर, क्योंकि सिर्फ लिखा गया कागज को खींचने पर। तो कागज को अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे तो पानी और गिलास में तो गति हो ही जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग देखें, फिर भी हम लोग समझ रहे हैं इसलिए इसका सही ऑप्शन बी बनाएंगे। जड़त्व के कारण ऐसा होता है। व्याख्या, जड़त्व के कारण पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता विराम अवस्था का जड़त्व कहलाता है, और यही विराम अवस्था के जड़त्व के कारण ऐसा हो जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए
लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं दोस्तों। जैसे स्प्रिंग को अगर हम लोग दोनों तरफ से खींच कर करके उसको बड़ा कर दें और फिर छोड़ें तो वह वापस अपने प्रारंभिक साइज में लौट आता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगर स्प्रिंग के जगह अगर रबर की बात की जाए कि रबर को दोनों तरफ से अगर हम खींचें और खींच करके पुनः छोड़ते हैं तो रबर पुनः अपने प्रारंभिक रूप में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो यहाँ स्प्रिंग के जगह रबर का यूज करें या कोई और चीज़ का यूज करें तो आप लोग वहाँ पर समझिएगा, यह कहलाता है प्रत्यानयन बल। व्याख्या। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए हुए काल वेग ग्राफ में यानी समय और वेग का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस पर समय का मान दिया हुआ है, वाई एक्सिस पर वेग का मान दिया हुआ है। इसमें मंदन का मान पूछ रहा है, तो इस ग्राफ पर थोड़ा सा हम समय दे करके कुछ बताना चाहेंगे। अगर वेग और समय का ग्राफ इस तरह से अगर दिया हुआ रहे और इस ग्राफ में देखिए ये जो ढलान बन रहा है ना, ये जो 50 से 10 के पास जो पहुंचा है ग्राफ, ये ढलान है नीचे की ओर। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं मंदन। अगर यही अगर ऊपर की ओर जाता हुआ रहता तो उसको हम लोग बोलते त्वरण। इस जगह पे मंदन पूछ रहा है तो हम लोग समझिए 50 था इसका प्रारंभिक वेग, धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और 10वां सेकंड पर जा कर करके इसका वेग घट करके 0 हो गया है। तो यहाँ हम लोग मंदन ज्ञात करने के लिए मंदन इज इक्वल टू क्या निकालते हैं? मंदन हो या त्वरण हो, वेग में परिवर्तन बटा समय का अंतराल, यही करके निकालते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वेग समय वेग ग्राफ में मंदन बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। देखिए 0 माइनस 50, 0 माइनस 50 इसलिए कि v1 यानी प्रारंभिक वेग 50 था जो धीरे धीरे घटते घटते 0 हो चुका था, यानी v2 अंतिम वेग हमारा क्या हो गया था? 0। तो यहाँ 0 माइनस 50 कर दिए बटा t2 अंतिम समय तो हमारा 10 था जो कि 10वां सेकंड पर जाकर के बना था और प्रारंभिक समय 0 था। तो t2 माइनस t1 10 माइनस 0, इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आंसर निकलता है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस आंसर आने का मतलब ही है कि यह त्वरण ऋणात्मक है और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंदन। अतः मंदन निकलेगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग, यानी जो ऊपर ग्राफ दिया गया है इसी में पूछ रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग देखिए 50 था, शुरू में 50 था और धीरे धीरे वेग घटने लगा है और 10वां सेकंड जब बीता है तो उसका वेग धीरे धीरे घट करके 0 हो गया है। तो हमारा यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन, गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी पर बैठे हुए आदमी में दोनों ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा। सही ऑप्शन सी। व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। तो यहाँ आप पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, दो भिन्न विषय यानी ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। बिल्कुल सही। क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगता है और दोनों दो वस्तुओं पर लगता है। ए वस्तु और बी वस्तु आपस में अगर एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो क्रिया ए पर लगेगा तो प्रतिक्रिया बी पर लगेगा। कहने का मतलब है कि क्रिया और प्रतिक्रिया कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगेगी, दोनों
दो वस्तुओं पे लगती है जिनके बीच आपस में बल लगता है। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी किसी बस को धक्का दे रहा है, तो आदमी जितना बल से बस को धक्का दे रहा है, बस भी उतना ही बल से प्रतिक्रिया स्वरूप आदमी पर धक्का दे रहा है। क्रिया लगेगा बस पे तो प्रतिक्रिया लगेगा आदमी पे, यानी दोनों दो वस्तुएं हो गई। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, समान परिमाण रखते हैं, बिल्कुल सही। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों समान मात्रा में लगते हैं, तो बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, बिल्कुल सही। दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, इसी बात को कहा गया है। जैसे क्रिया अगर उत्तर दिशा में लगाया जाए तो प्रतिक्रिया दक्षिण दिशा में लगेगा, इस तरह से एकदम सामने एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम का परिभाषा ही है, प्रत्येक क्रिया उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। तो विपरीत दिशा में समान परिमाण में और दोनों अलग अलग वस्तुओं पे 3 चीजें याद रखनी है क्रिया एवं प्रतिक्रिया के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 54 नंबर क्वेश्चन, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो, गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो, तब लगने वाला समय यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, यानी दूरी को अगर नहीं बदला जाए, गति दोगुनी हो जाए तो लगने वाला समय आधी हो जाएगी। बी सही हो जाएगा। दूरी को नहीं बदला गया है, गति को दोगुना कर दिया गया है, तो कोई भी कह सकता है कि आधा समय लगेगा, लगने वाला समय आधी हो जाएगी। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभव मापी बिल्कुल नहीं, ये मीटर धारा मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर सी नंबर सही हो जाएगा। वोल्ट मापी, यहाँ विभव मापी और वोल्ट मापी दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा विभव मापी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, वोल्ट मापी बोलते हैं उसको। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी। व्याख्या देख लीजिए, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम से हम लोग तरंग दैर्घ्य मापते हैं, सही ऑप्शन बी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एंगस्ट्रम वास्तव में एक प्रकार का लंबाई होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य को मापता है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और उसी दूरी को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। अतः एंगस्ट्रम भी एक प्रकार का दूरी मापने का ही मात्रक बन गया। लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य मापता है। 57, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, चाल मापा जाता है। टैकोमीटर से चाल मापा जाता है। व्याख्या, टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन अर्थात आरपीएम मापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है, वही आरपीएम मापते हैं। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। जैसे मोटरसाइकिल में जो मीटर लगा रहता है स्पीड मापने वाला, उसको बारे में कहा जा रहा है कि टैकोमीटर बोलते हैं। टैकोमीटर यंत्र से वायुयान की गति मापी जाती है। टैकोमीटर से चाल मापा जाता है, याद रखना है। एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है पवन का वेग। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन इस चैनल पे वैसे महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो रेलवे ने अपने इतिहास में आज तक जितनी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा है, उसको हम लोग व्याख्या सहित यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अतः ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन का वीडियो को देखिए और अपने आप से आप प्रैक्टिस कीजिए इसे पढ़ करके, क्या आप इस लायक अभी बन पाए हैं कि इन प्रश्नों को बना सकें। क्योंकि जितनी भी प्रश्न हैं ये सब के सब रेलवे बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। अतः सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।